हेलो बच्चों, मैं गीतेश पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, तो उसी क्रम में आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि किरण प्रकाशिकी से रिलेटेड जो भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको कॉन्सेप्ट के साथ हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो अगर आप क्लास में अंत तक बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसमें किरण प्रकाशिकी के जो पहले पार्ट में हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार से होने वाले हैं। जैसा कि पहला प्रश्न जो हमारा होगा, तो पहला जो हमारा प्रश्न होगा बच्चों, वो होगा प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो परावर्तन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? देखिए, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। देखिए, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, यह माध्यम क्या है? वायु, और किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, तो उसका जो अधिकांश भाग होता है वो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, प्रकाश इस प्रकार से आपतित हो रहा है और इस प्रकार से ये परावर्तित हो रहा है। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा माध्यम इसका कौन सा है? यहां है ये समतल दर्पण। ठीक, तो एक माध्यम, यहां माध्यम है वायु और यहां माध्यम है ये कांच। ठीक, तो जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें देखेंगे तो ये कोण होगा आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण। ठीक, तो इसमें अगर देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है वह, जैसे इसमें आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो ऐसी स्थिति में देखिए, जैसे कोई है, ये है हमारा समतल दर्पण। अगर कोई प्रकाश किरण जब अभिलंबवत आपतित होगी, इस प्रकार से अगर आपतित होगी, तो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। मतलब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो कोण आई है, अगर देखें तो आई बराबर क्या होगा? यहाँ 0, तो आर बराबर क्या होगा? वो भी 0 ही होगा। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होगी, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाता है। ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, अब इसमें जो
हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि विचलन। ठीक, अब अगर हम देखें तो एकल पृष्ठ द्वारा एकल पृष्ठ द्वारा विचलन कोण का मान निकालना। देखो, जब परावर्तन किसके द्वारा हो, केवल एकल पृष्ठ द्वारा हो, तो ऐसी स्थिति में हम विचलन कोण कैसे निकालेंगे। देखिए, यह है हमारा समतल दर्पण। ठीक, अब कोई किरण अगर समतल दर्पण पर इस प्रकार से आपतित हो रही है, तो अगर ये किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है, तो अब इस किरण को क्या करना चाहिए, इसको सीधे इस प्रकार से जाना चाहिए। लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या होता है कि इस किरण का जो है परावर्तन हो जाता है, और जब इस किरण का परावर्तन होगा, तो अब देखिए जो परावर्तन होगा वो इसका इस प्रकार से हो रहा है। तो अगर परावर्तन इस प्रकार से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा विचलन कोण होगा वो कितना होगा। देखिए, ये हमारा आई है। ठीक, और जो विचलित हुई, जैसे किरण विचलित कितनी हुई है, देखिए यहां से किरण आ रही है, ये सीधे आ रही है, तो अब ये सीधे ना जाकर अब क्या हो रही है, इसको सीधे जाना चाहिए था, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाकर ये मुड़ी है कितना। तो अब इसको देखें तो ये इतना जो है ये मुड़ गई है। अगर इस प्रकार से मुड़ गई है, तो यानी कि ये इसका क्या होगा, विचलन कोण। तो अब अगर विचलन कोण के मान को हम देखेंगे, तो इसका जो विचलन कोण का मान आएगा वो कितना होगा। अब देखिए, जब यहां पर हम विचलन कोण की बात करेंगे, ठीक, अगर यहां पर हम विचलन कोण को देखेंगे, तो अब इस विचलन कोण का मान कितना होगा, जो ये किरण विचलित हुई है। तो अब ये जो विचलित हुई है अपने मार्ग से, वो इतने कोण पर ये विचलित हुई है, तो इस कोण को हम कौन सा कोण बनाएंगे, वो विचलन कोण होगा। तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा से। ठीक, अगर इसका हम नामकरण कर देते हैं, तो ए बी सी डी ई। ठीक, अब ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे बच्चों, तो क्या होगा कि देखिए ये जो ए ई है, ये क्या है, एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा पर अगर देखें, तो एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। उनका योग कितना होगा, वो होगा 180 अंश। तो अब यहां पर अगर देखें तो लिखेंगे कि रैखिक युग्म अपगृहित से। अगर रैखिक युग्म अपगृहित से देखेंगे, तो अब देखिए इस पर जितने भी कोण बनेंगे, तो इस पर कोण कौन कौन से बनेंगे, ये ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस सी बी डी, कोण सी बी डी और प्लस ये वाला पूरा कोण। तो ये पूरा कोण कितना होगा, डेल्टा, बराबर कितना होगा, 180 अंश। ठीक, एक तरफ जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए कोण ए बी सी कितना होगा, ये अगर आई है, कोण सी बी डी कितना होगा, सी बी डी, ये देखिए पर परावर्तन कोण है, तो हम जानते हैं कि परावर्तन की घटना में क्या होता है, कोण आई और कोण आर दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी कोण कितना होगा, तो ये अगर आई है तो ये भी आई हो जाएगा। तो आई प्लस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 180 और माइनस आई, और आई कितना हो जाएगा, ये 2i। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे, तो अगर जब भी एकल पृष्ठ द्वारा परावर्तन हो रहा है, देखिए
ये अगर एकल पृष्ठ द्वारा परावर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमको विचलन कोण का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस 2i लिखेंगे। तो एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार ये निकल कर आया कि जब एकल पृष्ठ द्वारा विचलन होगा, तो उस समय हम जो विचलन कोण निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे 180 माइनस 2i। तो आपको सवाल कैसे मिलेंगे इस पर? जैसे देखिए, सवाल इस पर इस प्रकार से मिलेंगे कि अगर हम इस पर एग्जाम्पल देखें, तो देखिए एग्जाम्पल जो हमारा आएगा कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 अंश कोण पर आपतित होते हैं। विचलन कोण का मान बताओ। विचलन कोण का मान बताओ। ठीक, तो अब क्या होगा इसमें देखिए, जैसे जो हमारे प्रकाश किरण है वो किस प्रकार से आपतित हो रही है, देखिए ये समतल दर्पण है, अभिलंब के साथ ही कितने अंश पर आपतित हो रही है 60 अंश पर। तो इसके लिए विचलन कोण हम कैसे निकालेंगे, तो चूंकि I बराबर कितना है यहाँ 60 अंश, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास हथियार क्या है इसके लिए 180 और माइनस कितना 2i। तो 180 माइनस 2 गुणे 60, 60 दूनी 120, तो ये हो जाएगा, अगर 180 में से हम 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 60 अंश। तो इसके लिए जो विचलन कोण का मान होगा वो कितना होगा 60 अंश होगा। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने सीखा कि इसका हम यूज कब करेंगे, जब एकल पृष्ठ द्वारा विचलन कोण का हमको मान निकालना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए दो पृष्ठों से अगर विचलन हो रहा है, विचलन कोण का मान। अब देखिए दो पृष्ठों से जब परावर्तन हो रहा है, तो एकल पृष्ठ के लिए था, ये दो पृष्ठों के लिए है। अब देखिए दो पृष्ठों के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि जब दो पृष्ठों से विचलन होगा, तब मान लेते हैं इस दर्पण पर अब जो प्रकाश किरण है वो इस प्रकार से आपतित हो रही है। ठीक, अगर इस प्रकार से आपतित हो रही है तो इस किरण को क्या करना चाहिए था कि इसको सीधे जाना चाहिए था। ठीक, अब इस किरण को इस प्रकार से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या हो गई, अब इस पर ये क्या हो गया, ये अभिलंब है मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए अब ये जब अभिलंब हो गया, तो अब जब इसका परावर्तन हो गया, इस किरण का जब परावर्तन हुआ, तो अब ये इस प्रकार से परावर्तित हो गई। ठीक, अब जब ये किरण इस प्रकार से परावर्तित हो गई, तो अब देखिए एक दर्पण हमारा ये है और दूसरा दर्पण जो है हमारा वो इसके साथ। ठीक, अब ये देखिए जो हमारा दूसरा दर्पण है वो ये है। ठीक, एक दर्पण ये हो गया।
एक समतल दर्पण ये हो गया और दूसरा समतल दर्पण ये हो गया। दोनों कितने कोण पर रखे हुए हैं? थीटा कोण पर। तो जब ये प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है, तो मान लेते हैं ये कोण अल्फा है। अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण कितना होगा? अल्फा ही होगा, क्योंकि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अब ये जब किरण परावर्तित होगी, तो अब ये परावर्तित होने के पश्चात इस दर्पण पर आपतित हो गई, और जब इस दर्पण पर आपतित हुई, तो इस पर अगर हम अभिलंब खींचें, तो ये इस पर हो गया अभिलंब। ठीक, अब इस किरण को भी क्या करना चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाकर ये क्या करेगी? अब जब परावर्तित होगी, तो परावर्तन के पश्चात ये इस प्रकार से निकल गई। तो इस प्रकार से अगर देखें तो किरण यहां से आ रही है, ठीक, और इस प्रकार से घूम कर ये जा रही है। तो हमारा जो विचलन कोण होगा पूरा, वो कितना होगा? तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब देखिए, ये जो विचलन हुआ है यहां तक, मान लीजिए ये विचलन कितना है? डेल्टा 1 है। ठीक, तो अब ये डेल्टा 1 है, तो अब ये जो इसका जो विचलन हुआ, ये जो विचलन कोण है, ये मान लीजिए कितना है? डेल्टा 2 है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकालें, देखिए, तो डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे, अगर एकल पृष्ठ द्वारा विचलन होगा, तो देखिए एकल पृष्ठ द्वारा विचलन के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। तो अब देखें कि जब इस पृष्ठ से विचलन हो रहा है, मतलब अगर मान लीजिए इसको m डैश लिखते हैं और इसको n लिखते हैं, ठीक, जब परावर्तन कहां से हो रहा है? अगर जब परावर्तन m डैश पृष्ठ से हो रहा है, तो विचलन कोण कितना आएगा? 180 और माइनस कितना? 2i। i का मतलब यहां पर आपतन कोण कितना है? अल्फा। तो डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया? 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक, अब देखिए, जब परावर्तन कहां से हो रहा है? अब जब परावर्तन दूसरे पृष्ठ mn से हो रहा है, तब यहां पर विचलन कोण कितना आएगा? 180 और माइनस कितना हो जाएगा? 2 बीटा। क्योंकि यहां पर अगर मान लेते हैं ये कोण कितना निकल कर आ गया? ये बीटा निकल कर आ गया। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा? 2 बीटा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे तो कुल विचलन कितना हुआ? अगर हम कुल विचलन की बात करें, तो अब देखिए संपूर्ण विचलन डेल्टा बराबर, तो डेल्टा 1 और प्लस कितना? डेल्टा 2। तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास देखिए, अगर हम मान रखते हैं तो डेल्टा 1 का मान कितना? 180 माइनस 2 अल्फा, और प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू 180 प्लस कितना? 2 बीटा। तो अब ये डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां डेल्टा कितना होगा? 180 और माइनस कितना हो जाएगा? 2 बीटा। अब 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360 माइनस, अगर दो कॉमन कर ले तो यहां क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। तो कुल विचलन हमारा आ गया डेल्टा बराबर 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब देखिए, अगर हम यहां देखें तो इस कोण की वैल्यू कितनी होगी? तो अगर ये कोण अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये अगर कोण बीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। ठीक, तो अब इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो क्या होगा कि थीटा प्लस 90 माइनस बीटा और प्लस 90 माइनस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब देखिए, अगर इस त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। तो तीनों कोण कौन से हो गए? ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस बीटा हो गया, 90 माइनस अल्फा हो गया, बराबर 180 अंश।
अब देखिए, अब थीटा अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 90 और 90 180, तो 180 ये और 180 इधर कैंसिल हो गया। इसको अगर पक्षांतर कर लें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। मतलब अगर हम चाहें तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, थीटा रख सकते हैं। तो अब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, ऐसी स्थिति में जो हमारा विचलन कोण होगा वो कितना होगा, ये होगा 360 माइनस 2, और अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया थीटा। तो इस प्रकार से अगर दो पृष्ठ द्वारा विचलन होगा, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर दो समतल दर्पण 60 अंश के कोण पर रखे गए हैं तो विचलन कोण का मान कितना होगा। मान लीजिए अगर कोई सवाल इस प्रकार से आता है, दो समतल दर्पण परस्पर 60 अंश कोण पर रखे हैं, विचलन कोण का मान कितना होगा। ठीक, तो अगर देखिए दो समतल दर्पण कितने अंश पर रखे हैं, 60 अंश कोण पर रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा विचलन कोण निकल कर आएगा, तो विचलन कोण के लिए अपने पास अगला जो हथियार है वो क्या है, वो है 360 माइनस 2 थीटा। तो अब 360 हो गया और माइनस 2, और थीटा की वैल्यू कितने अंश पर रखे हैं, ये 60। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, 360 और माइनस 60 दूनी 120, तो डेल्टा बराबर कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 240। तो विचलन कोण हमारा निकल कर आ गया कितना, 240 अंश। तो इस प्रकार के जो है सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये हो गया इस पर एग्जाम्पल। ठीक, सारे बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और यहाँ जो है बोर्ड लेवल पर जो प्रश्न आ सकते हैं वो तो हैं ही, और उसमें जो है कंपटीशन लेवल के भी प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इन सब प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से जो है सीखेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक, चलिए देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि जैसे अगर कोई वस्तु है, जैसे दो समतल दर्पण हैं और वो झुके हुए हैं एक दूसरे से कुछ कोण पर, और वहां पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब संभव हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न होने वाला है कि झुके हुए दो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। झुके हुए दो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि यहां से पूछा जा सकता है कि देखिए जैसे दो समतल दर्पण क्या हैं, वो झुके हुए हैं। देखिए ये दो समतल दर्पण हैं जो कि इस प्रकार से झुके हुए हैं, और ये कितने कोण पर हैं, थीटा कोण पर। तो इसके द्वारा कितने प्रतिबिंब संभव हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर इस तरीके के सवाल बनते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां 360 और बटे थीटा, मतलब 360 अंश को हम क्या करेंगे, थीटा से भाग दे देंगे। तो जब हम थीटा से भाग देंगे तो अब यहां पर हमारे पास दो कंडीशन आएगी।
अब पहली स्थिति क्या होगी, अगर देखेंगे यहां तो जब हम इसको भाग देंगे 360 बटे थीटा, तो ऐसी कंडीशन में हमको दो कंडीशन मिल सकते हैं। ठीक, या तो हमको भाग देने पर क्या मिलेगा, सम संख्या, ठीक, और या तो हमको मिलेगी कौन सी संख्या, विषम संख्या। ठीक, या तो हमको क्या मिलेगा, जब 360 अंश को हम थीटा से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, या तो आएगी सम संख्या और या फिर आएगी कौन सी संख्या, विषम संख्या। ठीक, अगर हमारे पास सम संख्या आती है, मतलब हमारे पास क्या आता है, सम संख्या या सम पूर्णांक अगर आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर हमारे पास सम पूर्णांक आता है तब क्या होगा, देखिए तब जो हमारे प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो बराबर होगी 360 बटे थीटा और -1। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होगा बच्चों, एक बार फिर से इसको सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे दो समतल दर्पण कितने कोण पर झुके हुए हैं, मान लीजिए कितने कोण पर झुके हुए हैं, 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं सपोज करिए। तो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ 60 अंश कोण पर झुके हुए हैं, तब यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 360 बटे थीटा निकालेंगे। तो 360 और बटे थीटा कितना है, 60 अंश। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये 6 के 6 और 6 36, 6 आ गया। मतलब n बराबर, अब यहां पर देखिए तो 360 बटे थीटा का मान क्या आ गया, 6, और 6 कौन सी संख्या है, ये सम संख्या आ गई। और जब सम संख्या होगी तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, तो अब 360 बटे थीटा, तो 360 बटे थीटा का मान है 6 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। मतलब इसके द्वारा कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, उनकी संख्या जो है वो 5 होगी। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हमारे पास सम पूर्णांक मिल रहा है तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए अगर विषम पूर्णांक मिल रहा है तब क्या होगा, तो विषम पूर्णांक में दो स्थितियां होंगी। ठीक, पहली स्थिति कि जब वस्तु सममित हो, जब वस्तु कैसा हो, सममित। सममित का मतलब क्या है कि देखिए जब कोई वस्तु है और वो बिल्कुल बीच में रखी हुई है, सममित का मतलब क्या है कि वो वस्तु बिल्कुल मध्य में रखी हुई है। मतलब अगर ये वस्तु बिल्कुल मध्य में रखी हुई है तो इसका मतलब अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण कितना हो, अल्फा हो। ठीक, तो ये होता है कौन सा रूप उसका, सममित रूप। तो जब ये सममित रूप से होगी तब क्या होगा, तब जो प्रतिबिंबों की संख्या है, प्रतिबिंबों की संख्या, तब हमारे पास जो सूत्र होगा वो 360 बटे थीटा और माइनस कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अगर ऐसी स्थिति में है तब जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 360 बटे थीटा -1। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगर ये जब वस्तु असममित है,
असममित का मतलब क्या हो गया कि अब मान लीजिए वस्तु यहां रखी हुई है, तो यहां रखे होने का मतलब क्या है कि ये अगर अल्फा है और ये कोण कैसा है, बीटा है, और ये वस्तु है, तो अगर ये वस्तु असममित है तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कितनी होगी? प्रतिबिंबों की संख्या तब निकल कर आएगी 360 और बटे कितना हो जाएगा ये थीटा। तब जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कितनी होगी 360 बटे थीटा होगी। तो इस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है? अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा वो है दर्पण के लिए u भी तथा f में संबंध। अगर हम दर्पण के लिए u भी तथा f में संबंध देखें तब क्या होगा? देखिए, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v और प्लस कितना हो जाएगा ये 1/u। ये हो गया हमारा दर्पण के लिए u भी तथा f में संबंध। ठीक, दर्पण के लिए ये हो गया हमारा u भी तथा f में संबंध। 1/f बराबर 1/v और प्लस कितना हो जाएगा 1/u। ठीक, चलिए इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं वो आता है रेखीय आवर्धन से रिलेटेड। ठीक, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से सवाल भी बन सकते हैं। ठीक, और ज्यादातर तो प्रश्न जो है ये 10th लेवल का है, इसको आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। जैसे देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है? m बराबर m क्या है? ये है रेखीय आवर्धन। ठीक, m बराबर क्या होगा? I बाई ओ बराबर -v/u। तो रेखीय आवर्धन जो हमारा होता है m बराबर क्या होता है? I बाई ओ बराबर -v/u। ठीक, ये होता है हमारा रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। अब यहां पर देखिए, अगर प्रतिबिंब हमारा कैसा है? यदि प्रतिबिंब पहला इसमें यदि प्रतिबिंब आभासी व सीधा है, तो अगर आभासी और सीधा होगा तब क्या होगा? अगर आभासी होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, तो ऐसी स्थिति में जो आवर्धन होगा हमारा वो क्या होगा? वो धनात्मक होगा। यदि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी और सीधा है, तो आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक हमेशा। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है तो आवर्धन कैसा होगा? तब ये होगा ऋणात्मक। यदि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक व उल्टा है तो आवर्धन कैसा होगा? उसका ऋणात्मक होगा। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें
अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? देखिए, जब प्रकाश किसी एक माध्यम, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। वह अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ये है I और ये है R। जब प्रकाश देखिए सघन से, जब विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और इसके विपरीत जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है? अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। देखिए, क्योंकि अपवर्तन की घटना में क्या होता है कि प्रकाश का जो वेग है वो बदल जाता है। अपवर्तन की घटना में क्या होता है? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का जो वेग है वो क्या होता है? वो बदल जाता है, ठीक। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए कि अगर इसका हम नियम देखें तो इसका नियम क्या होगा? जो पहला नियम है इसका इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं स्नेल का नियम, जिसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये होता है आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन एवं अपवर्तन कोण की ज्या, तो साइन I बटे साइन R बराबर क्या होता है? N, ठीक। तो ये होता है यहां पर स्नेल का नियम कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? वो नियत होता है, ठीक। तो इसमें ये थोड़ा याद रखना है। अब देखिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि अभी ये सब जो प्रश्न है इसको 10th लेवल पर आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, तो इसीलिए जो है हम इसमें बहुत डीप में नहीं चलते हुए ऐसे जो है इसको कवर कर ले रहे हैं, ठीक। जो भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो उसको आपको बता दिया जाएगा, हाँ ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। क्योंकि ये 10th लेवल पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे एक बार जो है देख सकते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिस पर पूरा प्रकाश टिका हुआ है, वो है अपवर्तनांक, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अपवर्तनांक, ठीक। अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में
प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, ये होता है n बराबर C/V। तो चूंकि यहां अगर देखें तो C क्या है? C जो है वो प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की चाल तो नियत होती है, अर्थात अगर यहां देखें तो इसको कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1/V। जो अपवर्तनांक होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/V। कहने का मतलब क्या है? अगर देखें तो चूंकि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो अगर n इज प्रोपोर्शनल टू 1/V है तो अगर v का मान ज्यादा है तो उसके लिए n का मान क्या होगा? कम होगा। अगर v का मान ज्यादा होगा तो n का मान कम होगा। ठीक, तो अगर देखें तो जिस भी पदार्थ के में प्रकाश का वेग ज्यादा हो और उसका अपवर्तनांक कम हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, या ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं विरल माध्यम। तो विरल माध्यम क्या होता है? अगर देखें विरल माध्यम क्या होगा, तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक तथा जिसका अपवर्तनांक कम हो, ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? विरल माध्यम। अब देखिए, अगर n का मान अधिक होगा तो v का मान क्या होगा? कम होगा। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की जो चाल है वो कम हो और जिसका अपवर्तनांक अधिक हो, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सघन माध्यम। ठीक, तो विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, ये हो गया 2 पॉइंट। चलिए देखिए, अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो जैसे देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम लिखते हैं ANG। ये क्या होता हमारा? ANG। और अगर देखें तो वायु के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक देखें तो ANG बराबर क्या होगा? 1 होता है GNA। ANG बराबर क्या होता है? वो होता है 1/GNA। ये कैसे होगा? अगर इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप में सीखें तो देखिए, यह एक होता प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखिए, जब प्रकाश कुछ इस प्रकार से गमन कर रहा है, देखिए ये हो गया, यहां है, मान लेते हैं ये माध्यम हमारा कैसा है? वायु। ये माध्यम कैसा है हमारा? कांच। ठीक, जब प्रकाश यहां वायु से कांच में जा रहा है तो ये I हो गया, ये हमारा हो गया R। यहां पर क्या है? एक समतल दर्पण लगा देते हैं। तो जब समतल दर्पण लगा देंगे तो जब प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से देखें तो प्रकाश जिस प्रकार से ये जाएगा उसी प्रकार से ये वापस भी लौटेगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे तो यहां पर वायु के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक देखें तो ANG बराबर क्या हो जाएगा? sin I
और बटे क्या होगा साइन आर। अब प्रकाश इसमें कहां से कहां जा रहा है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जब प्रकाश कहां से जाएगा, वायु से कांच में, ये जा रहा है जब वायु से कहां जा रहा है कांच में, तब क्या होगा ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक, अब अगर आगे देखें कि अब जब प्रकाश ये लौट रहा है वापस, तो अब कांच से कहां जा रहा है वायु में, तब हम लगाएंगे यहां तो GNA बराबर क्या होगा, मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तो GNA हो गया। अब GNA बराबर क्या हो जाएगा, अब चूंकि साइन आई, अब देखिए प्रकाश यहां से जा रहा है, मतलब अब ये बन गया हमारा आपतन कोण, तो साइन आर और बटे क्या हो जाएगा साइन आई। ये हो गया समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 हो गया ये। ठीक, तो 1 हो गया ये समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए अगर हम 1 और 2 का गुणा करवा दें, मतलब 1 गुणे 2 से, तो अब अगर हम 1 और 2 का गुणा करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 गुणे 2 से, तो 1 और 2 का अगर गुणा कराएं तो ANG इंटू GNA बराबर क्या होगा ये साइन आई बटे साइन आर और गुणे ये क्या हो जाएगा साइन आर बटे कितना हो जाएगा साइन आई, कैंसिल हो गया। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो GNA बराबर क्या होगा 1 अपान हो जाएगा ANG। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सूत्र आ गया कि GNA बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान ANG। ठीक, देखिए ये हो गया, तो ANG बराबर क्या होगा 1 अपान GNA और चाहे GNA बराबर 1 अपान ANG। तो ये होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक, अब इसमें अगर 3 माध्यम हमारे पास हो, देखिए यदि तीन माध्यम वायु जल तथा कांच है, तब अगर WNG का मान निकालना है हमको, तो WNG बराबर क्या होगा ANG बटे कितना होता है बटे हो जाएगा ANW। ठीक, कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां अगर देखें कि जब हम कांच को वायु में रखें और उसी कांच को हम जल में डुबा दें, तब जल के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो ANG बटे कितना हो जाएगा ANW हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक, अब इसमें देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, ठीक, ये जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, यहां से प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए क्रांतिक कोण क्या होगा, देखिए क्रांतिक कोण क्या होने वाला है, देखिए क्रांतिक कोण क्या होगा कि जब प्रकाश, ये मान लेते हैं सघन माध्यम है, यहाँ कौन सा माध्यम है ये सघन है और ये हमारा है विरल, तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा
तब क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाता है। अब अगर देखें तो ये कोण है आपतन कोण। अब इसके मान को और अगर थोड़ा बढ़ा दें तो और बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, और दूर हटेगा। अगर इस आई के मान को और बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, और ज्यादा दूर हटेगा। अब देखिए अगर इसके मान को और थोड़ा बढ़ा दें, इस आपतन कोण के मान को अगर और थोड़ा बढ़ा दें तब क्या होगा। देखिए इस मान को अगर हम और थोड़ा सा बढ़ा दें, देखिए इस मान को हमने क्या किया, और थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब जब और थोड़ा सा बढ़ाया तो अब देखें कि R का मान यहां पर कितने अंश हो गया, 90 अंश। ठीक, तो जब हम आपतन कोण के मान को इस प्रकार से बढ़ाते जाएं कि हमारे पास जो R का मान आ जाए वो कितना हो जाए, 90 डिग्री आ जाए। तो जब R का मान 90 डिग्री होगा तो जो हमारा I होगा वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। मतलब जो आपतन कोण है वो क्या होगा, हमारा क्रांतिक कोण हो जाएगा। तो प्रकाश कहां से जा रहा है, अगर इसको परिभाषित करना है तो चूंकि प्रकाश जा रहा है सघन से विरल में, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाता है तो आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तो आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, अब अगर इसको हम परिभाषा लिखें तो क्या होगा, क्रांतिक कोण की कि आपतन कोण के जिस मान के लिए प्रकाश कहां से जाना चाहिए, कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तो I को क्या कहते हैं, C कहते हैं, मतलब क्रांतिक कोण। तो अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 1 नंबर का अगर यहां से प्रश्न देखें तो यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, जैसे देखिए 1 अंक में अक्सर ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है ऑप्शन वाले में, कि यदि कोण I बराबर कोण C है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि I और C, मतलब I जो आपतन कोण है वो किसके बराबर है, वो है क्रांतिक कोण के बराबर, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो अगर I और C बराबर है तो R का मान कितना होगा, वो होगा
90 डिग्री। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ, जो कि होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा। अब देखिए जब I अगर C बन गया, अगर देखिए जब I क्या बन गया, C बन गया, मतलब I बराबर C, तो R बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, ये हो गया। लेकिन अभी जैसे हम इसमें क्या करें कि अगर अब जब हमारा IC बन गया है, तो अब इस I के मान को और थोड़ा बढ़ा दें। तो अगर I के मान को और थोड़ा बढ़ा देंगे तो अब प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो जब हम आपतन कोण अगर देखें यहां, तो I बराबर C, तो अब परिभाषा क्या निकल कर आएगी, जब C के मान को बढ़ाते हैं तो प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक, जब C के मान को बढ़ाते हैं तो प्रकाश क्या होता है, दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आ रहा है। देखिए जब C के मान को बढ़ा दिया, और अभी I बराबर C था यहाँ पर, तो R बराबर 90 अंश, लेकिन जैसे ही इस C के मान को और बढ़ा दिया, क्रांतिक कोण के मान को, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, उसमें अगर हम देखें तो उसकी शर्त क्या है, इसकी शर्तें, तो प्रकाश, सबसे पहली शर्त, प्रकाश कहां से जाना चाहिए, सघन से विरल में। पहली शर्त क्या है, प्रकाश कहां से जाना चाहिए, सघन से विरल में। और दूसरी शर्त क्या निकल कर आएगी, यहां जो आपतन कोण है, मतलब जो I है, वो ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, C के। मतलब जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक तो इस प्रकार से ये हमारा दो और महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया हमने, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, चलिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर हमको इसका एक अनुप्रयोग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, कि अगर हमको क्या निकालना है, मछली का दृष्टि क्षेत्र। ठीक, हमको क्या निकालना पड़ेगा यहां पर, अगर देखें तो मछली का हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसी से रिलेटेड होने वाला है। ठीक, तो अब ऐसी स्थिति में हमको क्या देखना है कि हम देखेंगे कि मछली का दृष्टि क्षेत्र,
देखिए अब मछली का दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, ये है द्रव की सतह। ठीक, अब इस द्रव की सतह से अगर देखेंगे तो ये जो हमारी द्रव की सतह है, ठीक, इससे h गहराई पर ठीक, ये है यहाँ पर मछली। अब ये कितनी दूरी तक देख सकती है, अब देखिए जैसे ये इतनी ही दूरी तक देख सकती है कि जब अगर देखें यहाँ से, देखिए जब यहाँ से इसके नेत्र से जो भी किरण निकलेगी वो ये अगर यहाँ पर R बराबर 90 डिग्री हो जाए तो अब प्रकाश इसका दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। यहां अगर इधर देखेगी तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, R बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो अब ये इसके बाद अगर यहां से इसके नेत्र का जो प्रकाश जाएगा, अगर यहां से कोण का मान और थोड़ा बढ़ गया तो प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। और ये जो पानी की सतह से इसकी गहराई है वो कितनी है, h गहराई है। ठीक, अब देखिए इसका जो दृष्टि क्षेत्र होगा तो मतलब ये इतना एरिया जो है ये देख पाएगी केवल। और अगर ये देखें तो ये मान लेते हैं इसकी त्रिज्या अगर कितनी है, r है। ठीक, तो अब इस स्थिति में अगर देखेंगे आप, अगर हम कोण की बात करें तो अब देखिए ये जब आई r का मान 90 अंश हो गया तो इस समय ये क्या बन जाएगा हमारा IC। अगर ये IC है तो ये भी क्या होगा, IC होगा। ठीक, अगर ये IC है तो ये भी क्या होगा, IC होगा, क्योंकि देखिए ये Z की आकृति बन रही है तो एक आंतर कोण होने के कारण। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो R है ये H है, मतलब इसके सामने भुजा लंब, ये 90 डिग्री है, कर्ण है, तो लंब बटे आधार, तो R बटे H बराबर क्या होगा, देखिए R बटे H बराबर कौन सा थीटा, tan थीटा, तो tan IC। तो R बराबर क्या निकल कर आएगा यहां, H tan IC। ठीक, R की वैल्यू निकल आएगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मछली का जो दृष्टि क्षेत्र होगा वो कितना होगा, क्योंकि दृष्टि क्षेत्र मतलब ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया जो होगा वो होगा पाई R स्क्वायर। तो पाई और R का मतलब एच tan IC इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब हम R की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, क्योंकि कितनी गहराई पर है ये वो दिया रहेगा, आपको त्रिज्या दिया रहेगा, तो अब इस समय अगर गहराई दिया है तो हम त्रिज्या आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगले चैप्टर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।